गांधी जी ने जो तमाम सत्याग्रह का आयोजन किए हैं और साथ ही साथ गांधी जी के द्वारा कर लीजिए जाकर 1919 से 1947 गांधी एरा गांधी युग। देखिए गांधी एरा को हम लोग समझेंगे, इसमें गांधी जी के विषय में जानेंगे तथा गांधी जी ने जो तमाम सत्याग्रह का आयोजन किए हैं और साथ ही साथ गांधी जी के द्वारा जो छोटे आंदोलन बड़े आंदोलन किए गए हैं उन सभी को इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन को जानना है। जब आप गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन को जान लेते हैं तब आपको दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी ने अपना जीवन यापन किया है उसको जानना है। और फिर गांधी जी भारत आए, भारत में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल, रोलेक्स सत्याग्रह का आयोजन किया। फिर आपको महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये जो तमाम बड़े आंदोलन भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन, ये तीन गांधी जी के द्वारा किए गए बड़े आंदोलन है। इससे पहले गांधी जी ने छोटे आंदोलन और सत्याग्रह का आयोजन किया, जैसे रोलेक्स सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण। इन सभी चीजों को जानेंगे और साथ ही साथ इन सभी घटनाओं के अलावे भारतीय इतिहास में 1919 से लेकर के 1947 के बीच जो अन्य घटनाएं घटित हुई है उन घटनाओं की भी चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। बड़ा चैप्टर है, बड़ा सेगमेंट है और यहां से निश्चित तौर पर प्रश्न आता ही आता है। लगभग में आप मान करके चलिए प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है, समझ गए। तो आते हैं, देखते हैं सबसे पहले गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन को। और गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन को देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं को यह एहसास था कि आज क्वेश्चन आंसर होगा, इसलिए वो लोग नहीं आए। जबकि चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन आंसर हो या फिर लेक्चर हो, थ्योरी हो या ऑब्जेक्टिव हो, क्लास आपको रेगुलर करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। मेरा काम समझाना है, आपका काम समझना है। समझ के मानना या ना मानना ये आपका काम है, आप जानिए। अभी ही 64 पोस्ट वाला परीक्षा हुआ, रिजल्ट आया, 12 दिन में रिजल्ट आया। बहुत सारे छात्र छात्राओं का हुआ है और बहुत सारे छात्र छात्राओं का नहीं हुआ है, समझ गए। आपका होना या नहीं होना सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका अगर होता है तो वो आपकी जीत है, अगर आपका नहीं भी होता है तो वो आपकी हार है। क्योंकि आप ही में से कुछ बच्चों का हुआ है, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है। कल बुलाए हुए थे, दिन में 50 के आसपास लोग आए हुए थे और सब किसी ना किसी बैच से, कोई 10 से 12 है, कोई 3 से 5 है, कोई 5 से 7 है। सबसे ज्यादा बच्चा तो नजर आया 5 से 7 बैच का, 5 से 7 एसआई बैच का सबसे ज्यादा बच्चा सफल हुआ है। और उसके बाद एका दुका टेस्ट से भी था, 1-2 बच्चा टेस्ट से भी था, 8 से 10 टेस्ट, और 2-3 बच्चा तो ऐसा था जो क्वेश्चन बैंक लेकर के सिर्फ पढ़ा था और टेस्ट मारता था 8 से 10 वाला, ठीक है, ऐसा भी बच्चा सब था। तो आप ही में से कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है। देखिए उस परीक्षा में आसान प्रश्न पूछे गए थे, आसान प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका यह मतलब थोड़े है कि आसान प्रश्न पूछा गया है तो नहीं बना करके आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आसान बात नहीं बताया जाता, हर प्रकार का बात आपको बताया जाता है। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, आपको हर प्रकार का बात बताया जाता है। आपके पास मटेरियल है, क्वेश्चन है, जाकर के देखिए ना, पढ़ाया गया है, बताया गया है, हर चीज किया गया है। आप मेहनत करेंगे सही रूप में, आप अपने में अनियमितता लाएंगे तो फिर आपका रिजल्ट कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं आपका रिजल्ट हो सकता है। और हमेशा कल हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो कल भारत और पाकिस्तान का एग्जाम्पल कितना शानदार दिए थे कि भारत सकारात्मक सोच वाला देश है इसलिए लगातार आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान नकारात्मक सोच वाला देश है इसलिए लगातार पीछे जा रहा है। तो आपका सोच बहुत कुछ आपको करवा देता है, तो आपको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ होनी चाहिए, सकारात्मक सोच आपको रखनी चाहिए। अपने करियर के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति, परीक्षा के प्रति, हर चीज के प्रति सकारात्मक सोच रखना चाहिए आपको, और सकारात्मक सोच आपको बहुत कुछ करवा देता है। तो आ जाइए पढ़ते हैं। सबसे पहले गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं।
लेकिन व्यक्तिगत व्यक्तिगत जीवन को देखने से पहले देखिए, जो गांधी एरा है 1919 से 1947, इस कालखंड में गांधी जी भारत की राष्ट्रीय राजनीति पर पूर्णतः छाए रहे। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं है कि गांधी जी काम नहीं कर रहे थे। इससे पहले भी गांधी जी काम कर रहे थे। 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। 1918 में उन्होंने खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल किया। देखिए, गांधी एक सामान्य मानव से महात्मा तक का सफर तय किया है। महात्मा गांधी ने एक सामान्य मानव से महात्मा तक का सफर तय किया है। और आप याद कीजिए, प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। विश्व युद्ध में हिंसात्मक लड़ाई हो रही थी। हिंसात्मक लड़ाई हो रही थी। गोला बारूद, बंदूक के साथ लड़ाई हो रहा था। एक देश दूसरे देश के सैनिकों के साथ मारकाट कर रहा था। मतलब एक तरफ प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिंसात्मक घटनाएं घटित हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ गांधी जी सत्य अहिंसा सत्याग्रह, इन मार्गों पर चलते हुए गांधी जी भारत को एक नया रास्ता दिखा रहे थे। गांधी जी और गांधी जी का मानना था कि जो सत्य और अहिंसा है, ये किसी कायर का अस्त्र नहीं हो सकता है, ये निडर व्यक्ति का अस्त्र होता है। सत्य और अहिंसा निडर व्यक्ति का अस्त्र होता है। और गांधी एक सामान्य मनुष्य से महात्मा तक का सफर तय किए थे। गांधी अपने जीवन में काफी संघर्ष किए और गांधी निस्वार्थ भाव से भारत के लिए काम किए। निस्वार्थ भाव से गांधी भारत के लिए काम किए और इसलिए गांधी हुए। जो ब्रिटिश ताकत किसी के सामने झुकता नहीं था, उस ब्रिटिश ताकत को गांधी ने सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के सामने झुका दिया। यह अपने आप में कोई सामान्य सी घटना नहीं थी, बल्कि यह अपने आप में असाधारण घटना थी। जो ब्रिटिश कहीं नहीं झुकता था, उस ब्रिटिश को गांधी ने अपने सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के सामने झुका दिया। तो गांधी जी का जो सफर रहा है, पोरबंदर से लेकर अहमदाबाद से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर लंदन तक गांधी जी का जो सफर रहा है, उसके सफर को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और देखिए, जीवन में गांधी जी ने भी काफी अपमान झेला, लेकिन फिर भी गांधी जी अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति निष्ठावान बने रहे। और फिर यही कारण है कि आज हमें एक विशेष कालखंड को गांधी एरा के तौर पर पढ़ना होता है। वो कालखंड है 1919 से 1947। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आप सब लोग इस बात से अवगत हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को तो एक रास्ता दिखाया ही, भारत के साथ साथ गांधी ने विश्व को भी एक रास्ता दिखाया। और यही कारण है कि गांधी जी का जो जन्म दिवस 2 अक्टूबर होता है, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, मतलब पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, जो आपको पोरबंदर है, पोरबंदर एक बंदरगाह नगर है। पोरबंदर की अगर आप बात करेंगे तो पोरबंदर जो है आपको एक बंदरगाह नगर है, और जो पोरबंदर नामक बंदरगाह नगर है वो यहां है। और ये जो गुजरात है,
गुजरात का जो उत्तरी पश्चिमी प्रायद्वीपीय भाग है इसे कच्छ प्रायद्वीप कहा जाता है, और गुजरात का जो ये प्रायद्वीपीय भाग है इसे काठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है। इसे काठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये जो प्रायद्वीप है इसे काठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है। और काठियावाड़ प्रायद्वीप के अंतर्गत ही पोरबंदर आता है, और काठियावाड़ प्रायद्वीप के पोरबंदर इलाके में गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी के पिता मोहनदास करमचंद गांधी थे, माता पुतलीबाई थी। उस समय काफी कम उम्र में विवाह हो जाता था। उस समय काफी कम उम्र में विवाह हो जाता था, और महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में हुआ। 1883 ईस्वी, 1883। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। 1869 में उनका जन्म हुआ और 1883 ईस्वी में उनका विवाह हो गया। लगभग 14 बरस, 13 बरस समथिंग माह होगा, या लगभग 14 बरस आप मान करके चल सकते हैं। लगभग 14 वर्ष के उम्र में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ। महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ, और महात्मा गांधी को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। महात्मा गांधी के जो 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये 4 पुत्र महात्मा गांधी के थे। महात्मा गांधी को कोई पुत्री नहीं थी। वहीं एक जमनालाल बजाज था, जो कि उस समय का बहुत बड़ा उद्योगपति था। और बात अगर आप जमनालाल बजाज की करेंगे तो जमनालाल बजाज गांधी जी का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन गांधी जी जमनालाल बजाज को भी अपने पुत्र की भांति ही मानते थे। लेकिन गांधी जी जमनालाल बजाज को भी अपने पुत्र की भांति ही मानते थे, और इसलिए जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। जमनालाल बजाज को जो है गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि जमनालाल बजाज महात्मा गांधी का पुत्र नहीं था, बल्कि उसे पुत्र की भांति महात्मा गांधी मानते थे। और महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी हो या महात्मा गांधी का पुत्र हो, सभी का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा है। और बात अगर कस्तूरबा गांधी की जाए तो कस्तूरबा गांधी गांधी के कंधा से कंधा मिलाकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली थी। चाहे भारत छोड़ो आंदोलन आप पढ़ लीजिए या सविनय अवज्ञा आंदोलन आप पढ़ लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन में भी कस्तूरबा गांधी पार्टिसिपेट की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी कस्तूरबा गांधी पार्टिसिपेट की थी, यानी भाग ली थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो कस्तूरबा गांधी गांधी जी के साथ कारावास में भी बंद हो गई थी, और उसी क्रम में कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। और कुछ इतिहासकार तो ऐसे भी हैं जो गांधी पर कस्तूरबा की हत्या का आरोप लगाते हैं कि गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा को मारा है, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। देखिए, विद्वान है, विचारक है, सबका अपना विचार है, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। तो कस्तूरबा गांधी गांधी जी को बखूबी साथ दी, कंधा से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी कस्तूरबा गांधी ने सुनिश्चित की। और कस्तूरबा गांधी ही नहीं बल्कि गांधी जी के जो पुत्र थे वो भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया। गांधी जी की जो आरंभिक शिक्षा दीक्षा है, राजकोट और मुंबई में गांधी जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। आरंभिक शिक्षा होने के बाद गांधी जी का मन हुआ कि बैरिस्ट्री की डिग्री ले, और गांधी जी बैरिस्ट्री की डिग्री लेने को लेकर लंदन गए। और गांधी जी 1889 से 1891 तक लंदन में रहे। 1889 से 1891 तक गांधी जी लंदन में रहे। और लंदन में रहते हुए उन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की। बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के बाद गांधी जी 1891 में पुनः भारत आए। 1891 में भारत आने के बाद महात्मा गांधी वकालत करना शुरू कर दिए। 1891 में भारत आने के बाद महात्मा गांधी वकालत करना शुरू कर दिए। वकालत करना शुरू कर दिए। और गांधी जी जब वकालत करना जब गांधी जी शुरू कर दिए तो एज ए वकील गांधी जी अपने जीवन में असफल रहे। एज ए वकील महात्मा गांधी
अपने जीवन में असफल रहे हैं। महात्मा गांधी को कोई काम नहीं मिलता था वकील के तौर पर, लेकिन उसी दरमियान गांधी जी के परिवार से जुड़े हुए थे दादा अब्दुल्ला। गांधी जी के परिवार से जुड़े हुए थे दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला उस समय का एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था। उनका व्यापार ब्रिटेन में, अफ्रीका में, अमेरिका में, विश्व के अलग अलग शहरों में दादा अब्दुल्ला का व्यापार फैला हुआ था। विश्व के अलग अलग शहरों में दादा अब्दुल्ला का व्यापार फैला हुआ था और दादा अब्दुल्ला के ऊपर कई सारा मुकदमा था। और दादा अब्दुल्ला को एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी जो गुजराती को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दे और अंग्रेजी को गुजराती में ट्रांसलेट कर दे। एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी दादा अब्दुल्ला को केस की पैरवी को लेकर। तो जो केस की पैरवी को लेकर दादा अब्दुल्ला को ट्रांसलेटर की जरूरत थी, दादा अब्दुल्ला ने ट्रांसलेटर के तौर पर गांधी जी को हायर किया, गांधी जी को अपने पास रखा। और गांधी जी दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी को लेकर ही दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी के संदर्भ में गए थे। और दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी के संदर्भ में जब 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी कर रहे थे। उस क्रम में गांधी जी को एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना रहता था। उसी क्रम में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी के संदर्भ में ही दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया। और डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा महात्मा गांधी ट्रेन से कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा महात्मा गांधी ट्रेन से कर रहे थे। और उस समय अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन था। दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन था। अंग्रेजी शासन ही दक्षिण अफ्रीका में लागू हुआ करता था। और दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेजी शासन लागू था वो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से कोई भारतीय यात्रा नहीं कर सकता था, ऐसा कानून था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कानून था कि भारत के लोग ट्रेन से यात्रा करेंगे लेकिन सेकेंड क्लास श्रेणी में यात्रा करेंगे, द्वितीय क्लास वर्ग में यात्रा करेंगे। फर्स्ट क्लास श्रेणी में भारतीय मूल के लोग यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन दादा अब्दुल्ला ने जो गांधी जी का टिकट बनवाया था वह फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट बनवाया था। और इसलिए गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा कर रहे थे। और जब गांधी जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा कर रहे थे तो टीटी जो टिकट चेक करता है, टीटी टिकट चेक करने के लिए आया। और जब टीटी टिकट चेक करने के लिए आया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण के तौर पर गांधी जी को हायर किया, गांधी जी को अपने पास रखा। और गांधी जी दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी को लेकर ही दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी के संदर्भ में गए थे। और दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी के संदर्भ में जब 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी कर रहे थे। उस क्रम में गांधी जी को एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना रहता था।
उसी क्रम में महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी के संदर्भ में ही दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया, और डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा महात्मा गांधी ट्रेन से कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा महात्मा गांधी ट्रेन से कर रहे थे। और उस समय अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन था। दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन था। अंग्रेजी शासन ही दक्षिण अफ्रीका में लागू हुआ करता था। और दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेजी शासन लागू था, वो अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से कोई भारतीय यात्रा नहीं कर सकता था, ऐसा कानून था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कानून था कि भारत के लोग ट्रेन से यात्रा करेंगे, लेकिन सेकेंड क्लास श्रेणी में यात्रा करेंगे, द्वितीय क्लास वर्ग में यात्रा करेंगे। फर्स्ट क्लास श्रेणी में भारतीय मूल के लोग यात्रा नहीं कर सकते थे। लेकिन दादा अब्दुल्ला ने जो गांधी जी का टिकट बनवाया था, वह फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट बनवाया था। और इसलिए गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे, तो वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा कर रहे थे। और जब गांधी जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा कर रहे थे, तो टीटी जो टिकट चेक करता है, टीटी टिकट चेक करने के लिए आया। और जब टीटी टिकट चेक करने के लिए आया, तो टीटी ने देखा ये तो अश्वेत है, यानी भारतीय है, यानी अंग्रेज ना है, और ये फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा कर रहा है। तो टीटी ने धक्का मारकर गांधी को ट्रेन से बाहर कर दिया। टीटी ने धक्का मारकर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर कर दिया। और महात्मा गांधी को जिस स्टेशन पर ट्रेन से बाहर किया गया था, वह स्टेशन था सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। सेंट पीटर मारिट्सबर्ग, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर कर दिया गया। जब महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर कर दिया गया, तो गांधी जी अपना तर्क दिए कि हमारे पास फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट है, तो हम तो यात्रा फर्स्ट क्लास श्रेणी से ही करेंगे। अगर यह कानून है कि कोई अश्वेत या कोई भारतीय फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं कर सकता है, तो उसे फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट ही नहीं दिया जाना चाहिए। और आपने टिकट दिया है, हम तो यात्रा फर्स्ट क्लास श्रेणी से ही करेंगे। गांधी जी बचपन से ही जिद्दी प्रकृति के थे। और साथ ही साथ गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि गांधी जी को उनकी माता पुतलीबाई ने यह शिक्षा दी कि जिस भी काम में अपना हाथ बटाना है या जिस भी काम में अपना हाथ लगाना है, उस काम को पूरा करके ही दम लेना है। गांधी जी को यह शिक्षा उनकी माता पुतलीबाई से मिली थी। गांधी जी जिस भी काम में अपना हाथ बटाते थे, उस काम को पूरा करके ही दम लेते थे। यह बात गांधी को गांधी बनाया। और भी कई सारी चीजें हैं जो गांधी को गांधी बनाया है। देखिए, गांधी की अगर बात करें तो गांधी जी जमीनी स्तर पर काम करते थे। गांधी जी जमीनी स्तर पर लोगों से मिलते थे। गांधी जी जमीनी स्तर के मुद्दा को उठाकर उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना देते थे। गांधी जी का काम करने का तरीका और राजनेताओं की तुलना में अलग था। और राजनेता क्या करते थे? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दा को सीधे उठाते थे, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते थे। गांधी जी क्षेत्रीय मुद्दा को उठाते थे, और क्षेत्रीय मुद्दा को उठा करके गांधी जी उस क्षेत्रीय मुद्दा को राष्ट्रीय मुद्दा का पहचान दिला देते थे। तो गांधी जी को जब सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर ट्रेन से धकेल दिया गया, तो फिर गांधी ने विरोध किया। जिद्दी थे गांधी। गांधी जी
जब प्रबल ढंग से अपना विरोध किया और एक वाजिब तर्क दिया, तो गांधी जी के जिद्दीपन और गांधी जी के द्वारा दिए गए तर्क के मद्देनजर गांधी जी के समक्ष ब्रिटिश प्रशासन को झुकना पड़ा और कहा जाता है कि गांधी जी को अनुमति दिया गया कि वो फर्स्ट क्लास श्रेणी से ही अपनी यात्रा को पूरा करे। यह गांधी जी की प्रथम जीत मानी जाती है, यह गांधी जी की प्रथम जीत मानी जाती है। और इस घटना ने गांधी जी के जीवन को काफी परिवर्तित कर दिया, गांधी जी के सोचने के तरीका में बदलाव लाया, गांधी जी के सोचने के तरीका में बदलाव लाया। इस घटना ने गांधी जी को यह सीख दिया कि अगर कोई सही बात हो और उस सही बात को लेकर भी अंग्रेज विरोध करता है तो वहां पर आप अपना सही तर्क दीजिए, और अगर आप अपना सही तर्क देते हैं तो फिर ना चाहते हुए भी अंग्रेजों को आपकी बातों को मानना होगा। यानी सीधा अंग्रेज कह दिया था कि कोई भारतीय फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं करेगा। यह तो कोई बात नहीं हुई। अगर यात्रा नहीं करेगा, जैसे आप इस बात को ऐसे समझिए, भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जागरूकता फैलाया जाता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, कैंसर होता है, फलना होता है, चिलना होता है, ढेकना होता है। ठीक है, सरकार के हाथ में सब चीज है। सरकार भारत में सिगरेट बनाना बंद कर दे, सरकार भारत में शराब बनाना बंद कर दे, सरकार भारत में अन्य नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दे, तो क्या मजाल भारत में सिगरेट बिकने लगेगा, शराब बिकने लगेगा? कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। यानी सिर्फ दिखावा करना, तो दिखावटी बात नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ने में भी, अगर गार्जियन सामने में है तो किताब पलट के देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, दिमाग कहीं और है, किताब आगे में पलटा हुआ ताकि गार्जियन को लगे कि हम पढ़ रहे हैं। समझे? दिखावटी और वास्तविकता में अंतर होता है। तो अंग्रेज कह दिया नहीं चढ़ेगा, ये कोई बात थोड़े हुआ। अरे कोई तर्क दीजिए ना, क्यों नहीं चढ़ेगा भारतीय, क्यों नहीं फर्स्ट क्लास श्रेणी में यात्रा करेगा? और अगर नहीं यात्रा करेगा तो आप टिकट क्यों दे रहे हैं भारतीय को? आप टिकट नहीं दीजिए, टिकट नहीं दीजिएगा, भारतीय यात्रा नहीं करेगा। आप टिकट भी दे रहे हैं और कह रहे हैं यात्रा नहीं करेगा। ये कैसे हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। आप टिकट दे रहे हैं तो भारतीय यात्रा करेगा ही। तो गांधी जी ने जो तर्क दिया, उस तर्क के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा, और गांधी जी के तर्क के कारण ही गांधी जी को फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा करने की अनुमति मिली। इस घटना ने गांधी जी के दिमाग में इस बात का संचार किया कि अंग्रेज भी झुक सकता है, लेकिन उसको झुकाने वाला चाहिए, तर्क चाहिए अंग्रेज को, अंग्रेज को झुकाया जा सकता है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका तो अपने व्यवसाय के संदर्भ में गए थे। गांधी जी एक वकील थे, पैसा कमाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन गांधी जी ने वहां काफी एक्सपेरिमेंट किया, गांधी जी ने वहां काफी एक्सपेरिमेंट किया, काफी प्रयोग किया। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को प्रयोगशाला के तौर पर, दक्षिण अफ्रीका को गांधी जी प्रयोगशाला के तौर पर अपने उपयोग में लाया। दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था, तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही सत्याग्रह शब्द को गढ़ा, सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। सत्याग्रह दो शब्द, सत्य प्लस आग्रह, मतलब जो सत्य बात है, जो सही बात है, उसको अंग्रेज नहीं मानता है तो उसके लिए आग्रह करना है, रिक्वेस्ट करना है। फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट है, यात्रा करने नहीं दे रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, यानी ये तो सत्य बात है, हमारे पास फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट है,
हम तो आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप हमको यात्रा करने दीजिए, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट है। यानी सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह कहलाता है। और सत्याग्रह शब्द को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में गढ़ा। और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग भी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही किया। सत्याग्रह शब्द को भी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही गढ़ा और सत्याग्रह का प्रयोग भी महात्मा गांधी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही किया। अब प्रश्न यह उठता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग क्यों किया? ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग करना पड़ा? देखिए, बात ऐसी थी कि उस समय भारत के कुछ लोग दक्षिण अफ्रीका में भी रहते थे। अपने व्यापार के उद्देश्य से, पैसा कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए कुछ भारत के लोग दक्षिण अफ्रीका में भी रहते थे। आज ही के डेट में देखिए ना, विश्व का कौन ऐसा देश होगा जहां भारत के लोग नहीं हो? लगभग विश्व के सभी देश में भारत के लोग होंगे। और आप स्वयं सोचिए ना, लोग अपने घर से बाहर क्यों जाता है? पैसा कमाने। कौन चीज के लिए? पैसा कमाने। तो पैसा कमाने के उद्देश्य से भारत के लोग दक्षिण अफ्रीका गए थे। भारत के लोग दक्षिण अफ्रीका में भी रह रहे थे। और उस समय बार बार हमने आपको बताया है, उस समय दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन था। अंग्रेजों का ही शासन था। तो जो दक्षिण अफ्रीका था, जहां पर भारत के लोग रहते थे तथा दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी रहते थे, वहां पर अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले, दक्षिण अफ्रीका के मूल लोगों का भी शोषण करता था और भारत के लोगों का भी शोषण करता था। तो अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले दक्षिण अफ्रीका के मूल लोग तथा भारत के लोगों का जो शोषण करता था, अंग्रेजों के इस शोषणकारी नीति के खिलाफ ही गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किया। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगे हुए थे। कई सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, जैसे दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हमेशा अपने पास में अपना पहचान पत्र रखना होता था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अंग्रेज काला काला कहकर पुकारता था, कुत्ता कहकर पुकारता था। और दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का अंग्रेज काफी अधिक शोषण किया करता था। अंग्रेजों के इस शोषणकारी नीति के खिलाफ ही महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग करना पड़ा। और महात्मा गांधी 1906 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किए थे। और भारतीयों के समर्थन में लड़ाई लड़ते हुए महात्मा गांधी ने पहली बार जेल की यात्रा भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया। पहली बार जेल की यात्रा भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया। 1908 ईस्वी में महात्मा गांधी पहली बार जेल की यात्रा किए। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। 1908 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही जेल की भी यात्रा महात्मा गांधी को करना पड़ा। और देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भारतीयों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से कई सारे संगठन की स्थापना भी किए थे। जैसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए भारतीयों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से 1894 में नटाल कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। नटाल कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किया। 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फॉर्म नामक संगठन की स्थापना किया। फिनिक्स फॉर्म नामक संगठन की स्थापना किया। 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फॉर्म
टॉल्स्टॉय फोरम नामक संगठन की स्थापना किया। तो महात्मा गांधी अफ्रीका के नटाल प्रांत में, अफ्रीका में ही एक जगह है नटाल, अफ्रीका के नटाल प्रांत में जो संगठन की स्थापना किया उसे नटाल कांग्रेस, अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फोरम, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फोरम, ये तमाम संगठनों की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। और महात्मा गांधी ने ये तमाम संगठनों की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोगों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से किया, भारत के मंच पर एक मंच पर भारत के लोगों को लाने के उद्देश्य से किया। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी भारत की यात्रा पर भी आए, लंदन की यात्रा पर भी गए। दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी 1901 में, दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी 1901 में भारत आए थे, 1901 में भारत आए थे। और जब महात्मा गांधी 1901 में भारत आए थे तो उस समय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था कोलकाता में। और 1901 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा कर रहे थे, उस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस से यह आग्रह किया कि कांग्रेस महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में अपना समर्थन प्रदान करे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेकर कांग्रेस से यह गुहार किया कि कांग्रेस महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में समर्थन दे। महात्मा गांधी जो भारत के लोगों के लिए दक्षिण अफ्रीका में लड़ रहे थे, उन्हें कांग्रेस का समर्थन चाहिए। समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही महात्मा गांधी 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए और कांग्रेस ने गांधी जी को समर्थन दिया। कांग्रेस ने गांधी जी को समर्थन दिया और जब कांग्रेस ने गांधी जी को समर्थन दिया तो गांधी जी अफ्रीका में ही एक जगह है नटाल, अफ्रीका के नटाल प्रांत में जो संगठन की स्थापना किया उसे नटाल कांग्रेस, अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स फोरम, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फोरम, ये तमाम संगठनों की स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। और महात्मा गांधी ने ये तमाम संगठनों की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में भारत के लोगों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से किया, भारत के मंच पर एक मंच पर भारत के लोगों को लाने के उद्देश्य से किया। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी भारत की यात्रा पर भी आए, लंदन की यात्रा पर भी गए। दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी 1901 में, दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी 1901 में भारत आए थे, 1901 में भारत आए थे। और जब महात्मा गांधी 1901 में भारत आए थे तो उस समय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था कोलकाता में। और 1901 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा कर रहे थे, उस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया और महात्मा गांधी ने कांग्रेस से यह आग्रह किया कि कांग्रेस महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में अपना समर्थन प्रदान करे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेकर कांग्रेस से यह गुहार किया कि कांग्रेस महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में समर्थन दे। महात्मा गांधी जो भारत के लोगों के लिए दक्षिण अफ्रीका में लड़ रहे थे, उन्हें कांग्रेस का समर्थन चाहिए। समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से ही महात्मा गांधी 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए और कांग्रेस ने गांधी जी को समर्थन दिया। कांग्रेस ने गांधी जी को समर्थन दिया और जब कांग्रेस ने गांधी जी को समर्थन दिया तो गांधी जी और जोर शोर से दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करना प्रारंभ कर दिए। और दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी जी अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए तथा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को जागरूक करने के लिए अपना एक पत्रिका निकाला। दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने जो पत्रिका निकाला है वह पत्रिका है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाला। इस पत्रिका के माध्यम से अपनी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित किया, भारत के लोगों को जागरूक किया।
भारत के लोगों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। और जिस प्रकार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए 1901 में भारत की यात्रा किए, उसी प्रकार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए 1909 में लंदन की यात्रा किए। 1909 में लंदन की यात्रा किए। जब महात्मा गांधी 1909 में लंदन प्रवास पर थे, लंदन यात्रा पर थे, तो लंदन यात्रा के क्रम में ही गांधी ने हिंद स्वराज नामक साहित्य की रचना किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आप महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी 1893 से 1914 तक, इस अवधि के दौरान मुख्य तौर पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान वे लंदन भी गए, भारत भी आए। इस अवधि के दौरान महात्मा गांधी जब 1909 में लंदन यात्रा पर थे, तो लंदन यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक साहित्य की रचना किया था। और लंदन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने जिस साहित्य की रचना किया था उसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। और जो हिंद स्वराज नामक साहित्य है, इस साहित्य में गांधी ने स्वराज्य शब्द को परिभाषित किया। स्वराज्य का मतलब क्या होता है, स्वराज्य शब्द को परिभाषित किया, तथा ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार की तुलना बांझ और बेसिया औरत से कर डाला। बांझ और बेसिया औरत से गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना अपने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में किया है। पूछा जाता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, किसी पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है, और आगे भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। और अब प्रश्न ये उठता है कि गांधी जी लंदन क्यों गए? गांधी जी के लंदन यात्रा का उद्देश्य था। गांधी जी के लंदन यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी के लंदन यात्रा का उद्देश्य यह था, लंदन जाकर ब्रिटिश संसद को इस बात से अवगत कराना था कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का शोषण ब्रिटिश कर रहा है। इसको लेकर ब्रिटिश संसद कुछ उपाय करे। देखिए ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का शोषण ब्रिटिशों के द्वारा किया जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का शोषण जो ब्रिटिशों के द्वारा किया जा रहा था, इस बात से ब्रिटिश संसद को अवगत करवाने के उद्देश्य से ही महात्मा गांधी लंदन की यात्रा पर गए थे। और महात्मा गांधी लंदन की यात्रा पर जाकर ब्रिटिश संसद को इस बात से अवगत करवाए कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। और फिर गांधी जी लंदन से फिर दक्षिण अफ्रीका आ गए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर लगातार अपना आंदोलन जारी रखे। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर लगातार अपना आंदोलन जारी रखे, तो उसी क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका आए। और गोपाल कृष्ण गोखले जब गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका आए, तो गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए। और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिए। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिए। और जब गोपाल कृष्ण गोखले का समर्थन प्राप्त हुआ गांधी को, तो गांधी जी और जोर शोर से आंदोलन करने लगे। और गांधी जी का आंदोलन इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में छूट देना पड़ा। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि ना चाहते हुए भी अंग्रेजों को दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अधिकार देना पड़ा। अंग्रेजी सरकार दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को अधिकार देने के उद्देश्य से इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 पारित किया। जो इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 पारित हुआ है, इंडियन रिलीफ एक्ट 1914
में वे सभी अधिकारों की घोषणा अंग्रेजी सरकार ने की जिसका डिमांड लगातार गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह और आंदोलन की वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अधिकार मिला। और जब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हक और अधिकार मिल गया जिसको लेकर गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर गांधी जी को लगा कि अब तो हम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हक और अधिकार दिलवा दिए, अब हमें अपने देश वापस लौटना चाहिए। और गांधी जी लंदन से फिर दक्षिण अफ्रीका आ गए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर लगातार अपना आंदोलन जारी रखे। तो लंदन यात्रा के दौरान ही महात्मा गांधी ने एक साहित्य की रचना किया था। और लंदन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने जिस साहित्य की रचना किया था उसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। और जो हिंद स्वराज नामक साहित्य है, इस साहित्य में गांधी ने स्वराज्य शब्द को परिभाषित किया। स्वराज्य का मतलब क्या होता है, स्वराज्य शब्द को परिभाषित किया तथा ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार की तुलना बांझ और बेसिया औरत से कर डाला। बांझ और बेसिया औरत से गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना अपने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में किया है। पूछा जाता है, यह पूछा हुआ प्रश्न है, किसी पीसीएस का पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है यह प्रश्न। और अब प्रश्न यह उठता है कि गांधी जी लंदन क्यों गए? गांधी जी के लंदन यात्रा का उद्देश्य था। गांधी जी के लंदन यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी के लंदन यात्रा का उद्देश्य यह था लंदन जाकर ब्रिटिश संसद को इस बात से अवगत कराना था कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का शोषण ब्रिटिश कर रहा है। इसको लेकर ब्रिटिश संसद कुछ उपाय करे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का शोषण ब्रिटिशों के द्वारा किया जा रहा था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का शोषण जो ब्रिटिशों के द्वारा किया जा रहा था, इस बात से ब्रिटिश संसद को अवगत करवाने के उद्देश्य से ही महात्मा गांधी लंदन की यात्रा पर गए थे। और महात्मा गांधी लंदन की यात्रा पर जाकर ब्रिटिश संसद को इस बात से अवगत करवाए कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। और फिर गांधी जी लंदन से फिर दक्षिण अफ्रीका आ गए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर लगातार अपना आंदोलन जारी रखे। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हक और अधिकार दिलाने को लेकर लगातार अपना आंदोलन जारी रखे, तो उसी क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका आए। और गोपाल कृष्ण गोखले जब गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका आए तो गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी काफी प्रभावित हुए और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिए। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिए। और जब गोपाल कृष्ण गोखले का समर्थन प्राप्त हुआ गांधी को, तो गांधी जी और जोर शोर से आंदोलन करने लगे। और गांधी जी का आंदोलन इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना चाहते हुए भी भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका में छूट देना पड़ा। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि ना चाहते हुए भी अंग्रेजों को दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अधिकार देना पड़ा। अंग्रेजी सरकार दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को अधिकार देने के उद्देश्य से इंडियन
रिलीफ एक्ट 1914 पारित किया। जो इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 पारित हुआ है, इंडियन रिलीफ एक्ट 1914, इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 में वे सभी अधिकारों की घोषणा अंग्रेजी सरकार ने की जिसका डिमांड लगातार गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह और आंदोलन के वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अधिकार मिला, और जब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हक और अधिकार मिल गया, जिसको लेकर गांधी जी लड़ाई लड़ रहे थे, तो फिर गांधी जी को लगा कि अब तो हम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हक और अधिकार दिलवा दिए, अब हमें अपने देश वापस लौटना चाहिए। और फिर गांधी जी भारत वापस लौटे। गांधी जी भारत वापस लौटे। और देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका मात्र 1 वर्ष के लिए गए थे, लेकिन जब 1 वर्ष गांधी जी रहे और गांधी जी ने देखा कि भारत के लोगों का शोषण हो रहा है, तो गांधी जी को लगा कि नहीं, हमें इनके लिए काम करना चाहिए, इनको हक और अधिकार दिलवाना चाहिए। और गांधी जी जब काम करने लगे तो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों से काफी ज्यादा लगाव हो गया, और फिर गांधी जी उनके समर्थन में तब तक काम करते रहे जब तक कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल गया। मतलब गांधी जी ने जिस काम में अपना हाथ डाला, उस काम को जब तक पूरा नहीं कर दिया, तब तक गांधी जी लगातार अपनी लड़ाई लड़ते रहे, लगातार अपनी लड़ाई लड़ते रहे। गांधी जी पीछे नहीं हटे। और फिर गांधी जी लगभग 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रुके थे। 21 वर्ष तक, 1893 से 1914, 7 बरस उधर, 14 बरस इधर, 14 7 21, लगभग 21 वर्ष तक, 21 वर्ष तक गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवास किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवास किया, और 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए, और गांधी जी मुंबई के अपोलो बंदरगाह, मुंबई के अपोलो बंदरगाह, अपोलो बंदरगाह, अपोलो बंदरगाह, अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। और कहा जाता है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे तो उनका जो पहनावा था, काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में वो आए थे, और मुंबई के अपोलो नामक बंदरगाह पर 9 जनवरी 1915 को उतरे। और फाइनली गांधी जी 9 जनवरी को भारत आए हैं 1915 में। यही कारण है कि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कहा जाता है जब गांधी जी भारत आए थे, इस समय उतना अधिक लोकप्रिय गांधी जी नहीं थे, लेकिन जो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को गांधी के विषय में मालूम था। जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उन्हें गांधी जी के विषय में पता था कि गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हक और अधिकार दिलवाया है। ऐसा नहीं था कि 9 जनवरी 1915 को जब मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर गांधी जी उतरे तो उनको देखने के लिए बहुत बड़ा भीड़ जमा था, या चंपारण आए तो गांधी जी को देखने के लिए बहुत बड़ा भीड़ जमा था। ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। इस समय गांधी जी को हर कोई नहीं जानता था, लेकिन भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग के नेता थे, उन्हें गांधी जी के विषय में पता चल चुका था। गांधी जी भारत आने के बाद सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से जाकर मिले। गांधी जी कई राजनेताओं से बड़ी प्रभावित थे। गांधी जी कई राजनेताओं से गांधी जी बड़ी प्रभावित थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए।
इन लोगों से गांधी जी काफी प्रभावित थे, बहुत अधिक प्रभावित थे गांधी जी। और गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की। गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की। गांधी जी ने जब अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात किया तो गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि हम यानी गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उसका अधिकार दिलवा दिया और हम यानी गांधी यह चाहते हैं कि भारत में रहने वाले भारत के लोगों को उनका हक और अधिकार दिलवाए। भारत में रहने वाले भारत के लोगों को उनको हक और अधिकार दिलवाए, उनको हक और अधिकार दिलवाए। यह प्रस्ताव गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले के समक्ष रखा। इस प्रस्ताव पर काफी विचार विमर्श करने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को सलाह दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को यह कहा कि ऐसा कीजिए, आप सबसे पहले भारत को समझिए, भारत को समझिए, भारत को समझिए, भारत की आम जनता के मन को टटोलिए, भारत के लोग क्या चाहते हैं, भारत की संस्कृति, सभ्यता, धर्म, भारत की समाज, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था, इन सभी चीजों को आप समझिए। जब आप भारत को समझ जाएंगे तभी आप भारत के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। जैसे हम आपको कहते हैं, आप सिलेबस को समझिए, सिलेबस को समझिए। सिलेबस को समझ गए काम तमाम है, और जो सिलेबस को नहीं समझा उसका कुछ नहीं हो सकता है, और निगेटिव माइंडेड लोगों का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता है, पाकिस्तान में कैसनो प्रधानमंत्री आ जाए, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, वो भूखा नंगा देश है, वो भूखा नंगा ही रहेगा। वैसे ही निगेटिव सोच के लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, वो भूखा नंगा है, वो भूखे नंगा रह जाएगा, वो असफल है, असफले रह जाएगा। इसलिए सोच सकारात्मक होनी चाहिए, और सकारात्मक सोच वाला लोग ही आगे बढ़ता है। नकारात्मक सोच वाला लोग कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, कभी नहीं बढ़ सकता, इतिहास गवा रहा है, समझे। तो कुल मिलाकर के गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को यह टास्क दिया कि आप भारत के सिलेबस को समझिए, भारत को समझिए। गुरु का आदेश था, गांधी जैसे आज्ञाकारी शिष्य थे। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर पूरे एक वर्ष तक 1915 से 1916 पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी को यह भी सलाह दिया था कि इस एक वर्ष में भारत भ्रमण के दौरान आपको कुछ बोलना ना है, मुंह बंद रखना है, अपना आंख और कान खुला रखना है, देखिए सुनिए लेकिन बोलिए नहीं, पहले समझिए आप। गांधी जी अपने गुरु के दिशा निर्देशानुसार एक वर्ष तक भारत का भ्रमण किए, भारत को समझे। और जब गांधी जी भारत भ्रमण पर थे तो उसी क्रम में उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले का निधन 1915 में ही हुआ है। गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया, और जब गुरु का निधन हो गया तो कुछ समय के लिए तो गांधी जी के नजरों के सामने अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। लेकिन गांधी जी ने जो साउथ अफ्रीका में एक्सपेरिमेंट किया, गांधी जी में जो परिपक्वता आई थी, उस परिपक्वता के बल पर गांधी जी आगे बढ़े। गांधी जी आगे बढ़े। और यूपीपीसीएस का एक पूछा हुआ प्रश्न है, कौन कौन से भारत के राजनेता, कौन कौन से भारत के राजनेता भारत के लोगों को आजादी दिलाने के उद्देश्य से, भारत के लोगों को समझने के उद्देश्य से
पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया है, तो एगो है बाल गंगाधर तिलक और एगो है महात्मा गांधी। एगो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब भारत का भ्रमण किए तो महात्मा गांधी ने यह देखा कि भारत के लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति रोष है, गुस्सा है, लेकिन भारत के लोग अंग्रेजों से डरते भी हैं। अंग्रेजी शासन से, अंग्रेजी कानून से भारत के लोग डरते भी हैं। भारत के लोग अंग्रेजों को भारत से बाहर करना चाहते हैं, लेकिन उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, उनको साथ देने वाला कोई नहीं है, सब हवाबाज नेता सब है। गांधी जी को यह एहसास हुआ कि हमें किसानों के साथ जुड़ना है, हमें मजदूरों के साथ जुड़ना है। हमें किसानों के लिए काम करना है, हमें मजदूरों के लिए काम करना है। अंग्रेजी सरकार भारत के जिन वर्ग के लोगों का शोषण कर रही है, उसे अंग्रेजों के शोषण से हमें बचाना है। गांधी जी इस रास्ता पर निकल पड़े और वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था। उस उद्घाटन समारोह में गांधी जी भी आमंत्रित थे। गांधी जी उस उद्घाटन समारोह में गए थे और उस उद्घाटन समारोह में भाग लेते हुए ही महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में अपना पहला जन भाषण दिया। भारतवर्ष में अपना पहला जन भाषण दिया, अपना पहला जन भाषण दिया, मतलब आम जनता को संबोधित किया, आम जनता को संबोधित किया। और गांधी जी जब अपना पहला जन भाषण दे रहे थे तो गांधी जी कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन कांग्रेस में कई सारी कमियां गांधी जी को नजर आई। कांग्रेस में जो कई सारी कमियां गांधी जी को नजर आई, कांग्रेस ने अपने जनभाषण के दौरान कांग्रेस की काफी आलोचना की। कांग्रेस का सदस्य था, कांग्रेस के मन से भाषण दे रहा था, लेकिन धज्जी कांग्रेस का उड़ा रहा था। कांग्रेस में कमियां थी। कांग्रेस की कमियों की ओर कांग्रेस के लोगों का ध्यान गांधी ने आकृष्ट करवाया और फिर कांग्रेस ने अपने में सुधार भी किया। और एक समय ऐसा आया, कांग्रेस की सारी जिम्मेदारी गांधी ने ही ले ली। और बात अगर वर्ष 1916 की करे तो वर्ष 1916 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। और वर्ष 1916 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इस लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद सर्वप्रथम गांधी ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। गांधी ने 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जब भाग लिया तो उस अधिवेशन में भाग लेने के क्रम में ही गांधी जी की मुलाकात बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से हुई। बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से हुई। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलने से पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेता से मिल चुके थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े नेताओं से राजकुमार शुक्ल मुलाकात कर चुके थे। और राजकुमार शुक्ल अपनी समस्या मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं को भी सुना चुके थे। लेकिन मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े नेता राजकुमार शुक्ल की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजकुमार शुक्ल की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब राजकुमार शुक्ल को पता चला कि एक कोई गांधी है, गुजरात का है, वो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के हक और अधिकार के लिए लड़ा और उसको हक और अधिकार दिलवाया। तो राजकुमार शुक्ल के मन में एक आशा जगा कि एक बार गांधी से हम मिलते हैं और उनसे अपना समस्या सुनाते हैं। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोगों को हक और अधिकार दिलवाए हैं तो भारत में रहने वाले लोगों को तो हक और अधिकार दिलवा ही सकते हैं।
इसी आशा और उम्मीद के साथ राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल ने अपनी सारी समस्याएं सुनाई। महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल ने अपनी सारी की सारी समस्याएं सुनाई और राजकुमार शुक्ल ने यह भी कहा गांधी को कि हम आपसे पहले कांग्रेस के और भी नेता से मिले हैं, लेकिन वो सब भरोसा दिया, कोई आया नहीं हम लोगों के लिए लड़ने को लेकर। तो आप भी ऐसा ना कीजिए कि आप हमको बेवजह का भरोसा दे दीजिए और आप न आए। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल को समझाए, आप विश्वास रखिए, हम गांधी हैं, हम आएंगे और आपके हक और अधिकार के लिए हम लड़ेंगे और आपको हम आपका हक और अधिकार दिलवाएंगे। राजकुमार शुक्ल को लगा कि अब जो करे, और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे और चंपारण पहुंचकर सीधे सत्याग्रह नहीं करने लगे। चंपारण पहुंचकर महात्मा गांधी चंपारण के सैकड़ों किसान से मिले, उनकी बात को समझे। यानी गांधी जी यह जानना चाहते थे कि राजकुमार शुक्ल जो बात कह रहे हैं, क्या यह समस्या सिर्फ राजकुमार शुक्ल का है या चंपारण के हर किसान का है। इस बात को गांधी जी समझना चाहते थे और इसलिए गांधी जी चंपारण पहुंचकर सीधे चंपारण सत्याग्रह नहीं करने लगे, बल्कि चंपारण पहुंचकर महात्मा गांधी चंपारण के किसानों से मुलाकात किया और चंपारण के किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्या को समझा। और गांधी जी जब चंपारण के किसानों से मुलाकात किए, चंपारण के हर किसान का समस्या एक ही था, वो था तीन कठिया पर था। गांधी जी को समस्या पता चल गया। इसके बाद गांधी जी चंपारण के किसान को कहे, हम तो फकीर आदमी हैं, हमको थोड़े कुछ है, कुछ नहीं है। और चंपारण के किसान लोग चाह रहे थे सत्याग्रह करना, आंदोलन करना। तो गांधी ने चंपारण के किसानों को कहा, हम सत्याग्रह करेंगे, हम नेतृत्व करेंगे, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो गांधी ने चंपारण के किसानों को कहा, आप सब किसान 25 पैसा जमा कीजिए। 25 रुपया नहीं, 25 पैसा, 1 रुपया का 1/4 भाग, 25 पैसा जमा कीजिए। उस पैसा से हम सत्याग्रह करेंगे। और फिर चंपारण के किसान गांधी जी के कहने पर 25 पैसा जमा किया। 25 पैसा जमा किया और उसी जमा हुए धन से गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया। आगे चंपारण सत्याग्रह के विषय में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात आप जानिए कि महात्मा गांधी को कई सारी उपाधि दी गई है। महात्मा गांधी को वन मैन बॉर्डरी फोर्स कहा गया है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा गया है, महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर कहा गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, महात्मा गांधी को बापू कहा गया है, महात्मा गांधी को आधुनिक भारत का आजाद शत्रु कहा गया है, महात्मा गांधी को जादूगर कहा गया है, महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया है, और भी कई सारी उपाधियां गांधी जी को दी गई है। तथा गांधी जी कई नेताओं से प्रभावित थे जिसकी तुलना गांधी जी ने की है। जैसे गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से काफी प्रभावित थे। गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से किया है। फिर आपको गांधी जी बाल गंगाधर तिलक से काफी प्रभावित थे। बाल गंगाधर तिलक की तुलना गांधी जी ने समुद्र से किया है। फिर आपको फिरोज शाह मेहता से गांधी जी काफी अधिक प्रभावित थे। फिरोज शाह मेहता की तुलना गांधी जी ने हिमालय से किया है। फिर आपको गांधी जी जो है आपको सुभाष चंद्र बोस से काफी प्रभावित थे। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त कहा है। राष्ट्रभक्त कहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गंगा का पानी जैसे पवित्र है, गंगा का पानी कभी भी गंदा नहीं हो सकता है। उसको कितना भी दिन बोतल में बंद करके रख दीजिए, गंगा का पानी गंदा नहीं हो सकता है। तो गांधी जी के नजर में गोपाल कृष्ण गोखले
गंगा की तरह पवित्र थे। और समुद्र, अगर आप समुद्र की बात करेंगे तो समुद्र में काफी गहराई होता है, समुद्र की गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता है। गांधी जी बाल गंगाधर तिलक से बड़ी प्रभावित थे। गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को लेकर यह कहा कि बाल गंगाधर तिलक समुद्र की भांति गहरे हैं, उनमें ज्ञान, उनमें उनका जो ज्ञान है वो समुद्र की भांति है, उनके ज्ञान का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और फिरोज शाह मेहता की तुलना उन्होंने हिमालय से करते हुए यह कहा कि जैसे हिमालय अडिग है, अविरल है, अविचल है, जैसे हिमालय को हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है, वैसे फिरोज शाह मेहता को उनकी अपनी विचारधारा से हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है। ऐसा गांधी का मानना था। और फिर सुभाष चंद्र बोस तो राष्ट्रभक्त थे ही, लेकिन गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा आप राष्ट्रभक्त ही नहीं, आप राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त हैं। सुभाष चंद्र बोस का देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति लगाव, देश के प्रति काम करने का नजरिया को देखते हुए गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त कहा है। फिर गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी है, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी है, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। फिर जो है आपको अर्धनग्न फकीर की उपाधि फ्रैंको मॉरिस ने दिया है, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने दिया है, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया है, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया है, जादूगर की उपाधि शेख मुजीबुर रहमान ने दिया है, आधुनिक भारत के आजाद शत्रु की उपाधि राजेंद्र प्रसाद ने दिया है, भिखारियों के राजा की उपाधि मदन मोहन मालवीय ने दिया है। गांधी जी को तमाम प्रकार की उपाधियां अलग अलग राजनेताओं के द्वारा दी गई है। यह सब बात भी जो है आप याद रखिएगा। बात समझ में आया? अब देखिए, अब हम लोग आएंगे चंपारण सत्याग्रह को देखेंगे। अब अगले क्लास में चंपारण सत्याग्रह को देखेंगे। कुछ बात है जो आपके नोट में नहीं है, इतना देने के बावजूद भी कुछ बात आपके नोट में नहीं है जो आगे हम आपको नोट डाउन करवाएंगे, लेकिन अब आज तो टाइम है नहीं, आज तो टाइम खत्म हो गया है। 5 मिनट समय है, होमवर्क सुनना है, होमवर्क आगे बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले गांधी जी के विषय में जो बताए हैं याद कीजिएगा ना। चलिए बताइए, बताइए फटाफट, गांधी जी का जन्म कौन प्रायद्वीप में हुआ है? काठियावाड़। गांधी जी का जन्म कौन प्रायद्वीप में हुआ है? काठियावाड़। काठियावाड़ प्रायद्वीप के कौन बंदरगाह नगर में हुआ? कहां हुआ है? कहां हुआ है? जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1800। 2 अक्टूबर 1800। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी के पिता मोहनदास। गांधी जी के पिता माता पुतलीबाई। माता, माता, पत्नी, पत्नी। गांधी जी को क्या को बेटा था? बेटी था? नहीं ना। गांधी जी के 4 पुत्र कौन कौन? मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के 4 पुत्र कौन कौन? गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा किसे दी जाती? किसे दी जाती है? गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा किसे दी जाती है? जमनालाल, जमनालाल बजाज को दी जाती। बात क्लियर? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। गांधी जी बैरिस्ट्री की डिग्री लेने को लेकर कहां गए थे? कहां गए थे? लंदन गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893। 1800। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1800। किसके केस की पैरवी में? दादा अब्दुल्ला। दादा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 किसके केस की पैरवी में गए? किसके केस की पैरवी में? दादा, दादा अब्दुल्ला। चलिए इसके बाद गांधी जी कहां से कहां की यात्रा कर रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा जब गांधी जी कर रहे थे तो उन्हें किस स्टेशन पर ट्रेन से बाहर कर दिया गया? किस स्टेशन पर? किस स्टेशन पर? चलिए, सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा है? महात्मा। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा है? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को कहां गढ़ा? दक्षिण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस देश में किया? दक्षिण। दक्षिण। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? कब किया? गांधी जी पहली बार जेल की यात्रा कब गए? किस देश में? किस देश में? अच्छा, नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया? नटाल कांग्रेस की स्थापना। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किया? गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म कहां स्थापित किया? फिनिक्स फॉर्म कहां स्थापित किया? कब स्थापित किया?
गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म कहां स्थापित किया? कहां स्थापित किया? कब स्थापित किया? कब स्थापित किया? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? कब से कब तक रहे? गांधी जी इस क्रम में भारत कब आए? कब आए? गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। 1901 के। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन पत्रिका निकाले थे? कौन पत्रिका निकाले थे? कौन पत्रिका निकाले थे? और गांधी जी दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान लंदन यात्रा पर कब गए थे? और लंदन प्रवास के दौरान कौन साहित्य लिखे? लंदन प्रवास के दौरान कौन साहित्य? ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत से गांधी जी ने अपने किस साहित्य में किया? किस साहित्य में किया है? और गांधी जी के आंदोलन के वजह से ही दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को हक और अधिकार देने को लेकर अंग्रेजी सरकार के द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया? इंडियन रिलीफ एक्ट 1900। यानी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को गांधी जी हक और अधिकार दिलवाए। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उनसे मिलने कांग्रेस के कौन नेता गए? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे? कितने वर्ष तक? कब आए हैं? कब आए हैं? कौन बंदरगाह पर? कौन बंदरगाह पर? और भारत आने के बाद गांधी जी कौन वेशभूषा में रहते थे? काठियावाड़ी। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। गांधी जी ने किसकी तुलना गंगा से किया है? गांधी जी ने किसकी तुलना गंगा से? किसकी तुलना समुद्र से किया? किसकी तुलना समुद्र से? किसकी तुलना हिमालय से? गांधी जी ने किसे राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त का? राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त। गांधी जी किसके कहने पर पूरे 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया? गोपाल कृष्ण। कौन कौन भारतीय राजनेता हुए जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया? गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक। सॉरी, गांधी जी और तिलक। सॉरी, गांधी जी और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कौन कौन किए? गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक। चलिए, इतना बात याद हो गया? और कुछ है? चलिए, गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1916 के। गांधी जी अपना पहला जनभाषण कब दिए? 1916। कहां दिए? बनारस। कहां दिए? गांधी जी अपना पहला जनभाषण कब दिए? कहां दिए? कहां दिए? बनारस। क्लियर हुआ? इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है? चलिए, दीजिए तो। वहां पे देखते हैं ना जी सब चीज। दीजिए, होमवर्क दीजिए। दीजिए कोई बुक दीजिए। क्या था इसमें? दीजिए। चलिए, क्वेश्चन बैंक में दिए थे 51 से 100 तक। चलिए बताइए तो, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक? सीबी। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता? 24। इजराइल की संसद किस नाम से जानी जाती है? नेसेट। किस नाम से? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आ रहे हैं? 24। सूरत शहर किस नदी के तट पर बसा? ताप्ती। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी? मेक्सिको की। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया? जेम्स ऑगस्टस। नियाग्रा प्रपात कहां है? यूएसए में। कहां है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा? तमिल। कौन? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? कौन थे? पेलियंटोलॉजी अध्ययन है किसका? जीवाश्म। किसका? सबसे अधिक आधातवर्य धातु कौन है? मनुष्य किस संघ का प्राणी है? कोर्डेटा। प्रोटीन बने होते हैं। अमीनो 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। पोले डिटर्जेंट के सिद्धांत पर सतहों की सिपाही करते हैं। प्रिस्ट। अगला होमवर्क इसमें सुनिए हो, पेज नंबर 477 से क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 477 से 484, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में ये होमवर्क है। दीजिए आगे, दीजिए इतिहास। दीजिए इतिहास जल्दी। नहीं लाए हैं जी, किसी के पास में? बढ़ाइए। क्या दिए थे इसमें? पूरा बोले थे ना? आए चलिए आगे। इसमें चैप्टर नंबर 5, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर क्या आना है नेक्स्ट क्लास में। आगे सुनते हैं अब 369 से 389। चलिए बताइए, किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? लॉर्ड मिंटो। कौन एक भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण। किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय हुई? लॉर्ड कर्जन के समय हुई।
चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा हुआ? जॉन लॉरेंस। पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई। लॉर्ड किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने कहां सुनाया? इलाहा। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1800। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड कॉर्न। क्लियर है। इसमें अगला होमवर्क बढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा। ठीक है भैया, पेन भी दे दीजिए, पेन भी उसी का है, पेन उसमें। चलिए इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।